बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका खालिद बेग। आज हमारे पास एक ऐसी हस्ती मौजूद है कि मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि वो हमारे दोस्त हैं। बाय प्रोफेशन तो वो डॉक्टर हैं, यूके से उनका ताल्लुक़ है और मैं उनको एवर ग्रीन यंग कहता हूं कि हर वक्त वो मुस्कुराते भी रहते हैं। उनका लिबास बड़ा अच्छा होता है, बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और सबसे बड़ी बात जो है जो उनको एजाज़ हासिल है वो ये है कि मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब जब म्यूज़िक अचीवमेंट अवार्ड के लिए BBC लंदन ने जो उनके लिए मुनक्कद किया था, जब वो लंदन गए तो डॉक्टर अली साहब के घर में ठहरे। आज वो हमारे पास मौजूद हैं। उनके बारे में उनकी जो यादें नौशाद साहब के साथ वाबस्ता हैं वो हमारे साथ आज वो शेयर करेंगे। तो डॉक्टर अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी नवाजिश, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मुझे मौका दिया कि ऐसे अजीम इंसान के बारे में मेरी यादें आप शेयर करना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का वो 2 हफ्ते मेरी ज़िंदगी का एक सरमाया है। नौशाद साहब की शख्सियत, मैं यही कह सकता हूँ कि जब हम छोटे स्कूलों में जाया करते थे तो उनके गाने भी सुनते थे और गुनगुनाते थे। अच्छा। कभी ये यकीन मुझे नहीं आया कि एक ऐसा मौका मुझे मिलेगा कि 1-2 दिन नहीं बल्कि 15 दिन मुझे ये शर्फ हासिल होगा कि उनके साथ वो 15 दिन मैं गुजारूँ। तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सरमाया मेरे साथ मौजूद है। हुआ ये कि हमारे एक बड़े मुखलिस दोस्त, उनका अभी रिसेंटली 4 हफ्ते पहले इंतकाल हो गया, जनाब आगा शमसुद्दीन साहब। तो बहुत बड़े ड्रामा राइटर थे लंदन में। तो वो नौशाद साहब के बहुत करीब थे। तो नौशाद साहब ने उन्हें जब कहा कि मैं लंदन आने वाला हूँ तो आगा साहब ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, अगर आप नौशाद साहब के अपने घर रखें, क्योंकि रिसेंटली उनको हार्ट की प्रॉब्लम डायग्नोस हो चुकी थी। अच्छा। तो मैंने कहा यार, अगर नौशाद साहब की खिदमत का मौका मुझे मिल जाए तो उससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। अच्छा। तो बहरहाल ये मैं आपका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप मुझसे वो यादें शेयर करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं कहता हूँ, देखिए आप बाय प्रोफेशन तो आप डॉक्टर हैं जी, लोगों की खिदमत वहाँ करते हैं जी। और मेरे दोस्त भी वहाँ खालिद महमूद साहब वहीं रहते हैं जहाँ आपका क्लिनिक है। लेकिन मैं भी कई दफ़ा वहाँ पे आया लेटन में, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन अल्लाह ने लिखा यही हुआ था कि आप पाकिस्तान आएंगे तो हमारी मुलाकात होगी। जैसे आप पहले भी आए थे, लेकिन आप वो बड़ा शॉर्ट टाइम था आपके पास जब आप यहाँ लाहौर आए और हमें मौका ही नहीं मिल सका कि हम आपकी खिदमत कर सकें। लेकिन अब जब आप आए तो मैंने कहा कि नौशाद साहब की वो यादें जो आपके पास हैं और हमारे साथ वो शेयर करें, वो पब्लिक भी सुनना चाहती है जी। तो पब्लिक क्योंकि नौशाद साहब से बहुत प्यार करती है, उनको मौसीक़ार आज़म का ख़िताब भी दिया गया। और आपने तो बल्कि एक और बात मुझे कही कि उनको मैं इमाम आज़म मौसीक़ार कहूँ उनको। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, नौशाद साहब मौसीक़ार आज़म ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे इंसान थे। इसलिए कि 5 वक्त की नमाज और तहज्जुद, मेरे घर सुबह 2:30 बजे उठते थे, तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। उसके बाद फिर फजर के वक्त उठते थे। तो मेरे घर, अल्लाह का शुक्र है कि 200 फुट गार्डन है, वहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वॉक करते थे। अच्छा। उनसे जो मेरी गुफ्तगू रही और जो मुझे ऐसा एजाज़ हासिल हुआ, कुछ यादें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि शायद दुनिया को ये मालूम ना हो, लेकिन उन्होंने मुझे एक बात जो मुझे बड़ी मुतासिर की, वो ये कि जब मैं रिकॉर्डिंग किया करता था तो साजिंदे, लाइव साजिंदे, वो मेरे हर गाने में रिहर्सल होती थी। लेकिन जब आखिरी रिकॉर्डिंग हुआ, फाइनल टेक हुआ करती थी,
तो मैं, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, म्यूज़िशियन और गुलकार, चाहे वो लता मंगेशकर हो, चाहे रफ़ी साहब हो, चाहे मुकेश हो, उनको कहते थे कि आप सब पाक साफ होके नहा धो के तशरीफ़ लाएँ। वाह। और रिकॉर्डिंग, फाइनल रिकॉर्डिंग से पहले वो कहते थे जाइए सामने, वहाँ पहले मैं वज़ू करूँगा और मेरे साथ आप वज़ू करेंगे। क्या बात। तो मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसा उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया कि हर गाना सुपर हिट हुआ, उसमें अल्लाह ताला की रज़ा मैं समझता हूँ कि शामिल थी। फिर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ इतना म्यूसिकार जिसने 500 सुपर हिट गाने कंपोज किए हों, ये एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि वो इतने अच्छे इंसान। अच्छा, एक और वाक़या मुझे याद आया, आपने जैसे कि बताया था कि फिल्म मेला का गाना, ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, उन्होंने आपके साथ वो बात भी शेयर की जी कि मेला लगा हुआ था, वो क्या था वो जरा सुनाइए जरा। उन्होंने बड़े, होता ये था दरअसल कि हर शाम को, शाम का डिनर लेने के बाद वो मेरे लाउंज में मेरे साथ बैठते थे और 2 घंटे मुझसे अपनी पुरानी यादें शेयर किया करते थे। न सिर्फ ये कि बॉलीवुड की जो भी उनके साथ वाक़यात हुए वो शेयर करें, या फिल्में, या जो गाने उन्होंने कंपोज़ किए, पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा कैसे हुआ, म्यूज़िक में वो कैसे जो है वो आगे बढ़े, ये सब चीज़ें उन्होंने शेयर की। मेले के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि एक दफ़ा एक मेले में गए तो कहने कि मैं अकेला था, और जब मैं मेले में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहा तो वहीं मुझ पर एक आमद हुई। और मैंने कहा कि मैं अब मेले पर एक स्क्रिप्ट लिखूंगा। यानी आप ये देखिए कि मेले की फिल्म का स्क्रिप्ट नौशाद साहब ने लिखा, माशाल्लाह। और कहने लगे कि मुझ पर ये भी आमद हुई कि दुनिया के मेले कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने उसके बाद मैंने यही सुना था, जो मुखड़ा होता था गाने का वो खुद उनके जहन में आता था, और उसके बाद वो शकील साहब को, शकील बदायूनी साहब को दे दिया करते थे कि ये लीजिए, अब आप मुकम्मल कर दीजिए। एक वाक़या मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ नौशाद साहब का। उनकी जब मुझे बुक मिली, राजू भाई ने मुझे वो बुक दी, तो मैंने उनकी बुक जब खोली जो 8वां सुर के नाम से थी जी, तो सबसे पहले उनका नाम लिखा हुआ था नौशाद अली। उसके बाद उनकी वल्दियत, फिर अशात के बारे में कि इसकी कितनी जिल्दें शाया हुई हैं, और उसके बाद कीमत लिखी हुई थी। उसके बाद था तालीम। जब तालीम का लफ्ज़ आया, क्योंकि नौशाद साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे। नहीं पढ़े लिखे थे? नहीं। मैट्रिक किया नहीं। उन्होंने? अच्छा। नौशाद साहब बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। वाह। लेकिन क्योंकि वो ऐसी तहजीब में रहे, जो लखनऊ की तहजीब थी वो सब उनके अंदर समाई हुई थी। एक्चुअली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह की तरफ से, जो अल्लाह के वली होते हैं, या जितने भी पैगंबर होते हैं, आपका क्या ख्याल है कि वो यहाँ आके पढ़ते हैं, दुनिया में आके नहीं जी। वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से पढ़ के ही आते थे। और ये 2-3 ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जो मेरे सामने गुजरी, जिनमें मैं सबसे पहले तो नौशाद साहब का ही कहूँगा, उसके बाद फिर मैं मोहम्मद रफ़ी साहब का कहूँगा कि ये दोनों पढ़े लिखे नहीं थे। मोहम्मद रफ़ी साहब तो 2-3 जमात स्कूल में पढ़ी, कोटला सुल्तान सिंह में। नौशाद साहब ने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने शेर व शायरी भी की, किताबें भी लिखी, म्यूज़िक पर भी बहुत काम किया उन्होंने। वो अल्लाह की तरफ से पढ़ के आए थे, और क्योंकि उन्होंने पाकीज़ा मौसीकी दी। अब बात मैं वहीं पे आता हूँ कि लिखा हुआ था नीचे उनके कि तालीम, कि इनकी तालीम कितनी है, तालीम लिखा हुआ, और डैश आगे लिखा हुआ था जारी है। आप यकीन जानिए, जब ये मैंने देखा कि वो ये इतना लफ्ज़ लिखा हुआ है कि तालीम और आगे लिखा हुआ जारी है, और ऐसे ऐसे उन्होंने गानों के मुखड़े लिखे कि एक फ़िल्म आई
दिल दिया दर्द लिया। तो गाना था कि फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। अब वो जब रिकॉर्डिंग करने लगे, लता जी का बड़ा मशहूर गाना है ये, वो जब रिकॉर्डिंग करने लगे, जो रिकॉर्डिंग से वो कहने लगे कि नौशाद साहब आज रिकॉर्डिंग कैंसिल कर दीजिए, कि लता जी कि आज ना कोई मुझे लग रहा है कि ज़ुकाम वगैरह है। तो लता जी ने कहा नहीं मैं तो ठीक हूँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा सा उनको फ्लू टाइप है वैसे। उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल मुझे थोड़ा सा है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन लफ्ज़ों को चेंज किया जो कि नेज़ल वाले लफ्ज़ थे ना, जो नाक से बोले जाते थे, वाह, वो चेंज कर दिए। जब उन्होंने फिर दोबारा वो रिकॉर्डिंग करने लगे तो वो कहने लगे कि नौशाद साहब ये क्या किया आपने? कहते यार कुछ भी नहीं किया, ये रिकॉर्डिंग की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेज़ल होती हैं, जो नाक से बोली जाती हैं, वो अल्फाज उसमें कुछ ज़्यादा थे, वो हमने खुद को ख़त्म करके हमने खुले अल्फाज लिख दिए कि फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरा फसाना याद आया। तो वो अल्फाज ऐसे लगे कि जैसे वो थे ही नहीं। तो इसमें मुझे आप ये बताइए कि आपको ये शर्फ हासिल है कि 15 दिन वो आपके पास रहे। एक तो वो उनका था कि आपने जैसे कि बताया कि वो बड़े मजहबी थे और सुबह उठना, तहज्जुद पढ़नी, नमाज गुजार भी थे, लेकिन खाने में क्या क्या वो पसंद करते थे ये बताइए ज़रा। खाने में बड़े सिंपल सी चीज़ें। अच्छा, अगर नाश्ते में आपको बताऊं तो वो टोस्ट, ब्राउन ब्रेड टोस्ट, अच्छा, कोई बटर वगैरह नहीं, सिर्फ टोस्ट। नाश्ता आप इकट्ठे किया करते थे? जी जी, मेरे साथ ही नाश्ता किया करते थे। और फिर वो लेते थे बॉइल्ड एग, अच्छा और ज़र्दे निकाल के। अच्छा ठीक है। तो बॉइल्ड एग, 2 टोस्ट ड्राई और 1 कप ऑफ टी, ये उनका नाश्ता था। खाने में, क्योंकि मैं भी दरअसल आपको बता, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो मुझे पता है आपकी जो स्मार्टनेस का राज है और इसमें मैंने जो हम आपके साथ अब हमें कितने दिन हो गए हैं और आपको हमने देखा है कि आप किस तरीके से, और मैं भी बड़ा चूज़ी हूँ, लेकिन आप भी माशाल्लाह, जैसे मैंने ये देखा कि आप कपड़ों में भी अपना इतनी ड्रेसिंग आपकी बड़ी अच्छी होती है, कपड़े आपके बड़े अच्छे होते हैं, आप शूज़ बड़े अच्छे पहने और फिर ड्रेसिंग आपकी बड़ी अच्छी। मैंने देखा कि ये इसलिए मैंने कहा कि आप एवरग्रीन हैं। शुक्रिया। अच्छा, अब बताइए लंच के बारे में। तो पहले तो मैं शुक्रिया अदा कर दूं आपके कमेंट्स का। अच्छा, लेकिन ये भी कह दूं कि माशाल्लाह आपकी भी ड्रेसिंग और मैचिंग, मैं नहीं समझता कोई गुलकार पाकिस्तान में मौजूद है जो आपसे कम्पीट कर सकता है। बहुत शुक्रिया। ये भी मेरे लिए भी एजाज़ है कि आपने इतने बड़े, आप डॉक्टर हैं और यूके में लोगों की इतनी खिदमत करते हैं, और मेरे ख्याल में तो कम ऐसे लोग होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको भी चुना हुआ है कि आपने लोगों की खिदमत करनी है, दोस्तों के साथ रहना है, आप दोस्तों के दोस्त हैं, ये तो मैंने आपको देखा है। देखिए, मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूं इससे पहले कि मैं नौशाद साहब की तरफ आऊं, मेरे वालिद साहब, उन्होंने इंडिया में BLLB किया अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, और वो मुझे ये कहा करते थे कि बेटा अपनी ज़ात से सबको फ़ायदा पहुंचाओ। गुड। और आप यकीन कीजिएगा, ये मैंने अपना नस्बुलैन बनाया है। कमिंग बैक टू नौशाद साहब, देखिए नौशाद साहब खाने में इतने मोहतात थे कि सिर्फ 1.5 रोटी खाया करते थे। अच्छा। और ज़्यादातर सब्ज़ी और वाइट मीट, चिकन का इस्तेमाल, फ़िश का इस्तेमाल। रेड मीट जैसे मैं हफ्ते में 1 दफ़ा लेता हूँ तो मुझे एक साथी मिल गया, अच्छा, एंजॉय करने का। और सबसे खुशी की बात ये थी कि वो खाने के बाद फ़ौरन बेड में नहीं जाया करते थे। 2 घंटे मुझे एजाज़ हासिल हुआ कि बैठकर पुरानी यादें, वो बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री की बातें मुझसे शेयर करते थे। अब देखिए, जो बातें मैं समझता हूँ कि मैं इस बात में भी अपने आप को फ़ख्र महसूस करता हूँ, कुछ बातें उन्होंने मुझसे शेयर की, शायद दुनिया को इस बारे में मालूम ना हो। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब बहुत अच्छे गुलकार ही नहीं थे, रफ़ी साहब बहुत अच्छे इंसान थे। माशाल्लाह। ये नौशाद साहब की ज़बानी। ठीक। उन्होंने कहा कि मुझे इतने गाने मैंने उनसे गवाए और कंपोज़ किए, कभी उन्होंने पैसे का तकाजा नहीं किया। देखिए कि इतने अजीम गुलकार होने के बावजूद वो कहते थे कि जब मैं उनको दे देता था
वो जेब में रख लेते थे। ये भी एक नहीं, वो इंसान की मैं- अजमत है। मैंने तो जब इंडिया गया हूँ, आपकी बात को बड़ा करता हूँ, तो सब ने एक ही लफ्ज़ कहा। प्यारेलाल जी के यहाँ गया, रविंदर जैन जी से मिला, और दूसरे लोगों जिससे भी मिला हूँ, किसी भी शख्स से, वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान था, सब ने एक ही लफ्ज़ था कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो फरिश्ता थे। फरिश्ता। एक बात और उन्होंने मुझसे शेयर की। उन्होंने कहा कि जब लता मंगेशकर बॉलीवुड में आई, यंग थी काफ़ी, तो उनका तलफ़ुज़, जी बिल्कुल ठीक। कहने उस तलफ़ुज़ पे नौशाद साहब ने काम किया जी, और वो मैं समझ रहा हूँ कि कुछ क्योंकि वो तो मराठी थी ना। सालों जी हाँ, कुछ सालों पहले लता मंगेशकर ने अपनी इंटरव्यू में बताया कि नौशाद साहब ने मेरे तलफ़ुज़ पे बड़ा काम किया, और आज जो मैं जिस ज़बानी से उर्दू हिंदी में गाने गाती हूँ, वो क्रेडिट नौशाद साहब को जाता है। अब ये बताइए कि जब उनको म्यूज़िक अचीवमेंट अवार्ड उनको मिला, तो वो जब आप हॉल में उनको लेके गए अपनी गाड़ी में, वो ज़रा वाक़या वो भी ज़रा। वो जो अवार्ड सेरेमनी नौशाद साहब के लिए मुनक़्क़द की गई, वो नेहरू सेंटर लंदन में हुई। और जब मैं अपने घर से नौशाद साहब को लेकर चला, तो वो मुझसे इस सिलसिले में बात करते रहे कि देखिए, अब मुझे यूके में भी ये अवार्ड, मैंने उनसे कहा कि आप एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं कि मैं समझता हूँ कि आपको हर दुनिया अवार्ड देने के लिए तरस रही है, क्योंकि वो इतने बड़े मूसीकार थे कि मैं समझता हूँ लेजेंड, और ऐसे लोग 1 in a million ही पैदा होते हैं। मैं तो उनको वैसे ही वली कहता हूँ, तो मूसीकार आज़म, मौसीक़ार आज़म भी कहना है। जब मैं दाखिल हुआ हॉल में, तो मैं सेकंड रो में बैठ गया। जब उन्होंने स्टेज पे जाके मुझे देखा, तो उन्होंने कहा मेरे एक मोहतरम डॉक्टर मसूर अली बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे पास आकर बैठें। ये भी उन्होंने मुझे एजाज़ दिया। और उस महफिल में, उस तकरीब में, मैं समझता हूँ कि न सिर्फ इंडिया बल्कि पाकिस्तानी क्रीम हाई बिजनेसमैन और फ़न के कदरदान टॉप बैठे एंड, जी हाँ, हिंदुजा ब्रदर जो वन ऑफ द रिचेस्ट इन यूरोप, मिताल, लक्ष्मी मित्तल, वो मैग्नेट हैं स्टील के, ये हजरात में मौजूद थे, और इंडियन एम्बेसडर। और देखिए, फ़न का सही मैं समझता हूँ कि दिल दादा और उसको प्रमोट करने वाले लोग, मैं समझता हूँ कि फ़न को समझने वाले लोग जो इज़्ज़त और एहतराम फ़नकार को देते हैं, वो मैंने विटनेस किया। हिंदू जब ब्रदर आए, उन्होंने पहले उनके पाँव को छुआ, नौशाद साहब को। जब मिताल आए, इंडियन एम्बेसडर आए, जो रिचेस्ट आदमी है, जी जी, रिचेस्ट मैन, यूरोप का रिचेस्ट मैन इन तो आके उनके पाँव को छू और रहे उनको पाँव को छुआ। तो फ़न का जो सही, मैं समझता हूँ कि फ़नकार को सही इज़्ज़त दी गई, वो मैंने विटनेस की। और ये भी मेरे लिए एक एजाज़ है कि वो 15 दिन मेरी ज़िंदगी का एक सरमाया है, और ऐसा महसूस होता है कि कल की बात। और ये भी बताता चलूँ कि मेरी बेगम यूरोपियन है, और वो हमेशा मुझे कहा करते थे, मैं आपकी बेगम को कोई तकलीफ़ तो नहीं दे रहा। मैंने कहा, मैं अपनी बेगम को जब आपके बारे में ब्रीफ कर चुका हूँ, और कहता था कि जब मैं छोटा था तो न सिर्फ गाने सुनता, गुनगुनाता था, और मुझे एहसास हुआ कि आप जैसे अजीम मूसीक़ार आज़म की मैं खिदमत कर रहा हूँ। एक और बात बताइए कि दिलीप कुमार साहब के बारे में क्या फरमाया करते थे? वो हमेशा ये कहा करते थे, तो कई बातें उनकी मुझसे उन्होंने शेयर की। अच्छा, कहने वो उनको यूसुफ, दिलीप कुमार नहीं कहते थे, हाँ यूसुफ, मुझे हमेशा ही कहते यूसुफ खान। हाँ यूसुफ खान, कहते यूसुफ खान साहब। बिल्कुल ठीक। कहना यूसुफ खान साहब मुझे अपने वालिद के बराबर समझते हैं, ये कहा उन्होंने। और मैं नाजरीन से ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि जब यूसुफ खान साहब यानी दिलीप कुमार ने अपनी बेगम सदारा बानो से शादी करने के लिए जब उन्होंने डिसाइड किया, तो मेरे पास आए। अच्छा, और उन्होंने कहा, आप मुझे मशवरा दीजिए।
तो मैंने यूसुफ खान साहब से कहा कि मियाँ आप पहले आपकी होने वाली बेगम की जितनी फिल्में वो कंप्लीट करा लीजिए, अच्छा, उसके बाद शादी कीजिएगा। और वाकई देखिए दिलीप कुमार यूसुफ खान साहब ने पहले सायरा बानो से उनकी सब फिल्में कंप्लीट करवाई। जब वो सब कंप्लीट हो गए उसके बाद शादी हुई। बिल्कुल ऐसे ही है। जी हाँ। और फिर उसके बाद उनकी इकट्ठे भी फिल्में आई, जैसे गोपी भी आई और एक और फिल्म उनकी आई। जी हाँ। और फिर उनके साथ ही उन्होंने काम किया। जी हाँ। फिर वो इकट्ठे ही उन्होंने काम भी किया। और अब देखिए कि सायरा बानो जी ने भी खिदमत का बिल्कुल एंड कर दिया था। जी हाँ। कि ऐसी खिदमत कोई शायद ही कोई बीवी होगी जो इतनी खिदमत अपने खामद की जिसने की होगी। और सायरा बानो जी को ये एजाज़ हासिल है। और फिर जिस तरीके से उनको वहाँ पे दफनाया गया, उनकी जो रसूमात थी उनकी, जी हाँ। तो वो भी काबिल तारीफ़ है। जी हाँ, वो बड़ी अजीम खातून है कि जिस तरह देखभाल की कि आपको पता है कि यूसुफ खान दिलीप कुमार को आखिरी दिनों में डिमेंशिया हो गया था जी। ना वो किसी को पहचानते थे, ना किसी का नाम याद रखते थे, तो उन्होंने बड़ी खिदमत की। इसी दरमियान में मैं कुछ और बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा जी। कि एक रात जब हम बैठे डिनर के बाद अपने लाउंज में, तो मैंने कहा कि आप इतने बड़े अजीम इंसान हैं और मूसीकार आज़म हैं, मुझे सिर्फ आपसे एक सवाल करना। मैंने आज तक कोई सवाल नहीं किया। कहना नहीं नहीं आप कीजिए, पूछिए मुझसे। मैंने कहा आपने इतने अजीम गुलकारों को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया, अब ये मुझे बताइए आप कि आपके स्टैंडर्ड पर कौन सा ऐसा गुलकार है जिसने मुतासिर किया हो। लेकिन अजीम इंसान हमेशा कभी ये नहीं कहते कि वो गुलकारों से बेहतर था या ये गुलकारों से बेहतर था। उन्होंने कहा नहीं, सभी अच्छे हैं, सभी अपने अपने स्टाइल में अजीम हैं। ये देखिए कि वो कितने अजीम इंसान थे। लेकिन जब मैंने उनको बहुत प्रेस किया, अच्छा, कि नौशाद साहब आज तो आपको बताना पड़ेगा, मुझे किसी एक का नाम तो लेना पड़ेगा। जी हाँ, कि ये बताइए कि आप किस गुलकार या गुलकारों को आप समझते हैं कि आपके स्टैंडर्ड पर वो एक अजीम गुलकार है। कहना नहीं मियाँ, लता मंगेशकर का अपना एक मुकाम है, उसकी आवाज़ का एक अपना स्टाइल है। वहीद रफ़ी साहब एक अजीम गुलकार हैं, उनका एक अपना स्टाइल था। जब मैंने बहुत ज़्यादा प्रेस किया, कहना अच्छा अब अगर आप मुझसे सुनना चाह रहे हैं क्योंकि आप क्या मैं मेहमान हूँ और आपने एक ही सवाल किया है मुझे, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन मेरे जहन में सभी अपने अपनी जगह बहुत अजीम है। जब मैं बहुत प्रेस किया, कहना जो बात मैडम नूरजहां की आवाज़ में है, मैं नहीं समझता किसी गुलकार या गुलकार की आवाज़ में वो एक स्पेशल मिठास और वो एक अजीम गुलकार है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मुझे एजाज़ है। आपको याद कि होगा उन्होंने- फिल्म अनमोल घड़ी, जी आवाज़ ने कहा है दुनिया मेरी जवां है, जी सुरेंद्र जी के साथ उनका ये जो डुएट था, और वो चला उस वक्त अपना, उस वक्त तो पार्टीशन नहीं हुई थी, लेकिन ये बहुत चला उनका और आज तक वो चल रहा है। या मैडम जब भी किसी भी प्रोग्राम में जाती थी तो सबसे पहले यही गाना गाया करती थी, आवाज़ ने कहा है दुनिया मेरी जवां है। तो ये देखिएगा आप कि मैं समझता हूँ शायद मुझे एजाज़ है कि वो नूरजहां को कहा कि वो सबसे एक अजीम गुलकारा हैं जिनके आवाज़ में जो एक जादू था। मैं जब मैं PIA में जॉब करता था तो अक्सर मेरी ड्यूटी VIP लॉन्च में लगती थी और मैडम अक्सर आ जाया करती थी, और मेरा ये था कि मैं जब भी वहाँ पे ड्यूटी लगनी और मैडम नूरजहां साहिबा ने वहाँ आना तो मैंने फ़ौरन उठ के उनके पास चल जाना और उनको चाय वाय का पूछना, और बड़ा प्यार करती थी वो मुझसे। तो एक दिन मैंने उनको ना डरते डरते मैंने कह दिया, मैं कि मैडम आपके मुझे ना गाने बहुत पसंद हैं। अच्छा। तो मुझे कहने लगी कि अच्छा बेटा ये बताओ कौन से गाने पसंद हैं। मैंने कहा वो आप जो 1942 में आपकी फिल्म आई थी ना ख़ानदान जी, तो कौन सी बदली में मेरे चांद है आजा, वो गाने और आवाज़ दे कहा है। तो मेरी तरफ ऐसे देख रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं देख रही।
कहती तुम्हारी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी 22-23 साल है। तो गाने तो तुम ये इतने पुराने गाने तुम्हें याद हैं? मैंने कहा जी मुझे पसंद है, इसलिए मैं आपको पसंद भी करता हूँ। तो अच्छा सुनाओ मुझे। फिर मैंने वो सुनाया उनको गाना और बहुत उन्होंने पसंद किया। तो कहने लगी तुम ये जॉब छोड़ के भी गाना ही शुरू कर दो। मैंने कहा मैडम हमारे पूरे ख़ानदान में बड़ा मजहबी घराना है, कभी किसी ने शुरू गाना गाया ही नहीं है। तो हंसना शुरू कर दिया। तो कहती गाओगे तो बड़े अच्छे रहोगे, तुम अच्छा गाते हो। तो मुझे भी ज़रा उनके साथ एजाज़ हासिल है उनका। तो और नौशाद साहब के बारे में फिर बताइए ज़रा, कोई ख़ास ऐसा वाक़या जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया हो। देखिए, उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में जी, बॉलीवुड में बड़े बड़े फ़नकार आए और कहने लगे कि मुझे जितने भी इस वक्त अजीम गुलकार हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री में लाने वाला मैं हूँ। लेकिन जिस अंदाज से मैं अपनी ज़िंदगी में कामयाब हुआ वो एक ऐसी स्ट्रगल है कि वो अगर मैं बयान करूं तो मैं समझता हूं कि इंटरव्यू पूरा ना होगा। ये आपकी बात को मैं ज़रा थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। पहले जितने भी गुलकार होते थे वो क्या था कि वो एक्टिंग भी करते थे और साथ गाते भी थे। जी, जैसे अशोक कुमार साहब थे या कानन देवी थी, बड़ी खूबसूरत थी, जोराबाई अम्बाले वाली थी, और भी सारे, सहगल साहब भी। तो ये सब लोग गाते भी थे और एक्टिंग भी करते थे। लेकिन नौशाद साहब ने आके चेंज कर दिया। नौशाद साहब ने कहा कि नहीं, जो सिंगर है वो सिर्फ गाएगा, जो एक्टर है वो एक्टिंग करेगा। और ये पहली दफ़ा फिर हुआ था जी। फिर उन्होंने अपना ये काम किया। जितनी भी उनकी फिल्में आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हालांकि सिर्फ एक अनमोल घड़ी उसमें हुआ, और फिर दिल लगी में भी उन्होंने जब वो सुरैया और शाम को लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने ऐसा ही काम किया। लेकिन उसके पीछे भी गाने जो थे, शाम साहब के ऊपर जो गाने थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब के थे। और फिर ये तजर्बा उनका कामयाब रहा, और ऐसा कामयाब रहा कि फिर वो यही बन गया कि गुलकार अलहदा हो गए और जो एक्टर है वो सिर्फ एक्टिंग करेंगे। और उन्होंने की, अपना इस तरह हुआ। उनको बड़े एजाज़ हासिल है नौशाद साहब को। जी हाँ, और कई बातें जो मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सरमाया रही। और जैसे मैंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि कल किसी बात है। और सबसे जो मुझे उनकी बात को मैंने अपनी ज़िंदगी में एक नस्बुल बनाया कि अंत तक मेहनत और कोशिश से आप कामयाब हमेशा होते हैं। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत है। वो कहते थे कि जब वो लखनऊ से मुंबई आए तो उनके वालिद साहब के एक दोस्त थे, वो स्कूल मास्टर थे, और तकरीबन वो 25 मील दूर मुंबई से 25 मील दूर रहा करते थे। कहना मैं सुबह 4 बजे उठता और पैदल मुंबई के लिए रवाना होता। 25 मील दूर? 25 मील दूर। तो मैं सुबह निकलता 4 बजे, पहुंचता वहाँ दोपहर को। अच्छा। और कहने लगे कि बाज़ औक़ात ऐसा होता कि बारिश हो गई। तो ये वाक़या एक ऐसा वाक़या है कि मैं समझता हूँ कि जिस शख्स ने इतनी मेहनत और कोशिश और लगन की, तो देखिए वो कितना अजीम इंसान बना। वो कहने लगे कि बारिश हो जाती थी तो एक चबूतरी के नीचे मैं छुप जाया करता था और वहीं रात गुजार दिया करता था। अब कहने लगे कि जब मैं कामयाब मूसीकार बना और मेरी एक फिल्म जो सुपरहिट हुई, तो जहाँ उस फिल्म का प्रीमियर हुआ वो उस सिनेमा हॉल के बिल्कुल सामने वो छज्जा जहाँ मैं रात गुजारता था और बारिश के लिए मैं अपने कपड़ों समेत वहाँ घुस जाया करता था, उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मेरी आंखों से आंसू रवा थे। और मैंने कहा उस फिल्म का नाम था रतन। जी हाँ, रतन फिल्म का नाम था। और कहने लगे कि बताया कि कितना वक्त आपको लगा कामयाब होने में। तो कहने लगे कि इस सड़क से उस सड़क तक जाने के लिए 15 साल मुझे लग गए। जी हाँ।
इतना वक्त मुझे और लग ये गया। वाक़या मुझे उन्होंने उनसे शेयर किया। हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे एक उनका इंटरव्यू मैंने सुना, तो उसमें उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी बात कही। तो उन्होंने कहा कि ये बताइए मुझे कि आपने इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, आपके दिल में कोई ख्वाहिश? तो कहने लगे कि ख्वाहिश तो मेरी है, लेकिन मैं अब किसके लिए बनाऊंगा? बस मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को अल्लाह 1 घंटे के लिए नीचे भेज दे और मैं वो गाना बनाऊँ और वो गा के वापस चला जाए। इतना प्यार करते थे वो मोहम्मद रफ़ी साहब से। कुछ और बातें जो मैं शेयर करना चाहूँगा जी। वो उनके अपने वालिदैन वो कहने लगे कि मेरे वालिद को जब पता चला कि मैं म्यूज़िक में इन्वॉल्व हूँ तो बड़े खफा हुए, लेकिन वालदा को पता था। अच्छा। कहने लगे लखनऊ में एक म्यूज़िक कंपटीशन हुआ, उसमें मुझे पहला इनाम मिला, एक हारमोनियम मुझे दिया गया। अच्छा। वो छुप छुपा के मैं घर ले आया। जब वालिद साहब को कहीं से इतला मिली तो मेरे कमरे में आए, वो उन्होंने हारमोनियम उठाया और खिड़की से नीचे फेंक दिया। वो चकनाचूर हो गया। कहने लगे कि ये दिवाली की रात थी। अच्छा। हर तरफ चरागां था और उस रात मैं घर छोड़ चुका था और ट्रेन लेके पहुंच गया। मेरे वालिद के जो दोस्त स्कूल मास्टर थे उनके पास पहुंच गए। जहाँ ट्रेन लेके वहाँ पहुँच गया, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। फिर कहने लगे, यानी ये देखिए कि उस वक्त भी अच्छे घरानों में अगर ये पता चल जाए कि वो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, तो कोई अपनी बेटी उनको नहीं देती थी। हाँ। कहने लगे कि जब मुझे कामयाबी हासिल होने लगी तो फिर शादी के लिए प्रपोज़ल जाने लगी, तो हमारे ससुराल वालों ने पूछा कि लड़का करता क्या है? मैंने कहा दर्जी का काम करता है। बिल्कुल ये मुझे वाकई याद है। अच्छा। तो मैंने कहा कि फिर वो आपकी जो ससुराल था उसके बारे में मुझे बताइए कि जब पता चला कि आप म्यूज़िकर आज़म बन चुके हैं तो फिर क्या हुआ? कहना जनाब, जब पता चला कि सुपर हिट, तो फिर मुझसे दोस्ती हो गई। मुझे राजू भाई ने बताया, कहने लगे कि वो जब वो उनको बताया गया कि ये दर्जी हैं, दर्जी के बाद उनकी जब बारात जब आई तो वो गाने जो फिल्म रतन के गाने थे, वही गाने जो थे वो शादी पे भी बज रहे थे। तो मैं बड़ा देख के हैरान था कि देखिए आपके क्या वक्त था कि अब वो बाजे वाले जो थे वो मेरे ही गाने बजा रहे थे, लेकिन मुझे वहाँ दर्जी शो किया गया। लेकिन बाद में जैसे उनको बताया कि उनकी फिर दोस्ती हो गई उनके साथ। एक और जगह उन्होंने नौशाद साहब को पूछा गया कि बताइए आप अब आपने बहुत मौसीकी दी है, अच्छे गाने बनाए हैं, सब कुछ किया है, तो आपके दिल में एक कहने लगे कि एक बात यह है कि मैंने कुछ भी नहीं बनाया, जो कुछ था आप ही का था और मैंने आपको लौटा दिया है। मैंने तो पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के आपको दे दिया है। एक्चुअली बात ये थी कि वो राग, वो तमाम पुरानी चीज़ें थी, सब चीज़ें पुरानी थी, सिर्फ उनको नए अंदाज में उन्होंने ला के तो लोगों को पेश कर दिया। जी हाँ, ये मुझसे यही कहा करते थे कि मैंने ज़िंदगी में एक बात सीखी, वो ये कि मेहनत से आप पीछे ना हटें। और कहने लगे कि रफ़ी साहब से जब मैं रिहर्सल किया करता था, एक रिहर्सल में वो इतना अजीम फनकार थे, गुलकार थे, ये रिहर्सल में तैयार हो जाया करते। वाह। बल्कि एक जगह पे मैंने एक रसाला आया करता था शमा के नाम से जी, उसमें लिखा हुआ था कि लता मंगेशकर साहिबा और आशा जी ने कहा कि जब भी हमारा डुएट्स होते थे रफ़ी साहब के साथ तो हमें बहुत मेहनत करना पड़ती थी, जबकि रफ़ी साहब एक दफ़ा सुनते थे और वो फ़ौरन याद कर लेते थे, लेकिन हमें उनके साथ बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हमें बार बार जो मौसीकार जो होते थे वो हमें बार बार कहते थे, फिर हम वो याद करते थे। तो रफ़ी साहब इतने ज़हीन आदमी थे। देखिए एक गाना जो मुझे उन्होंने शेयर किया,
और शायद आप तो माशाल्लाह रफ़ी साहब ही के गानों के ऐसे माहिर हैं कि बिल्कुल कोई बता नहीं सकता रफ़ी साहब हैं या आप हैं। ये बड़ा एक, ये भी आपको अल्लाह ताला की देन है जी, ये ब्लेसिंग है। सुर जी, गुलकार को जो सुर मिलता है वो अल्लाह ताला की अल्लाह देन की तरफ से मिलता है। ये अल्लाह की बनाने से तरफ नहीं से, बनता। बनाने से नहीं अब ये बनता। देखिए कि आप पैसे से डॉक्टर बना सकते जी हैं, वकील बना सकते हैं, कोई कुछ भी बना सकते हैं, गुलकार नहीं बना सकते। बिल्कुल, वो अल्लाह की तरफ से ही बना बनाया आता है। जी और ये भी कुदरती तौर पर ही है मेरे अंदर। अब ये भी नहीं है कि मैंने कुछ बनाया है, कुछ किया है या कोई ना, बिल्कुल नहीं है। ये कुदरती तौर पे अल्लाह ताला ने, क्योंकि इतना मजहबी घराना, कहाँ वो सारे दाढ़ी वाले नमाजी और वो गाने को तो बुरा ही समझते थे, लेकिन ये अल्लाह ने इसी तरह नौशाद साहब भी थे, उनका भी मजहबी घराना था। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब का भी मजहबी घराना था, दिलीप कुमार साहब का भी मजहबी घराना था। ये कुदरती तौर पे इंसान के अंदर होता है। यही बात उन्होंने शेयर की मुझसे, कहने लगे कि एक दफ़ा रफ़ी साहब ने टेक किया, वो कौन सा गाना है कि है दुनिया के वो रखवाले, दुनिया के रखवाले सुन दर्द मेरे मेरे नाम। जी हाँ, तो कहने लगे कि रिकॉर्डिंग 100% उन्हीं के स्टैंडर्ड की हुई। अच्छा, रात को 1 बजे मेरे घर में तक दस्तक होती है। नौशाद साहब का जो आशियाने आपने देखा है जी मैंने। तो कहने लगे, मैंने दरवाज़ा खोला, रफ़ी साहब सामने खड़े। कहना खैरियत रफ़ी साहब, खैरियत तो है? कहना नहीं जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उस गाने से, मुझे आप रीटेक करें। भाई आप बैठें, इत्मीनान रखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका ये गाना बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हुआ है। कहना नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। आप बताइए कि उस गाने को रफ़ी साहब से नौशाद साहब ने कहा आप इत्मीनान रखें, ये सुन लें आप ख़ुद दोबारा। अच्छा, कहले 1 घंटे तक मेरे साथ बैठे रहे, ज़िद करते रहे। जब मैंने कहा कि नहीं रफ़ी साहब आप जाइए, सोइए, आराम कीजिए, वो गाना कितना सुपर हिट हुआ है। सुपर हिट तो उससे देखिएगा कि वो ऐसे फनकार थे। हाँ, क्या बात है, सच्चे फनकार थे ना। तो उनको पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, सिर्फ अपने फ़न से उनको ताल्लुक़ था कि हमारे गाने और लोग सुने और दुनिया जो है वो महसूस हो। एक बात उन्होंने और मुझसे शेयर की, जब उन्होंने वो फिल्म आन बनाई जी, वो इंडिया की सबसे पहली कलर फिल्म थी। बिल्कुल ठीक। और कलर फिल्म के लिए वो आए लंदन। उसके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जी, महबूब साहब के साथ, वो कहते हैं महबूब साहब मेरे साथ, और कह रहे हैं जितनी महबूब साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती थी, कहना मैं थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोल लेता हूँ। अच्छा, तो कहने लगे कि जब मैं लंदन पहुँचा तो एक होटल जो हमने इंडिया से बुक की, तो उस होटल में जब हम पहुँचे तो हमें अंदर जाने से उन्होंने रोक लिया। अच्छा, उस पर लिखा हुआ था क्लियरली कि नो कलर्ड नो डॉग्स अलाउड। ओके। यानी उस वक्त अब ये 1952 की बात है, 51 की 51-52 की बात है। तो वहाँ उनको बताया गया कि भाई हम आर्टिस्ट हैं और इंडिया से आए हैं, और हम तो यहाँ आपके मुल्क में आपको बिजनेस देने आए। अच्छा, उन्होंने अलाउ नहीं किया। अच्छा, कहना हमने फिर एम्बेसडर का नंबर था हमारे पास, इंडियन एम्बेसडर, हाई कमिश्नर, उनको फ़ोन किया, वो फ़ौरन गाड़ी लेके आए, और न सिर्फ ये कि हमसे माजरत की, हमें वहाँ उन्होंने अकोमोडेशन भी दी और हमारा बड़ा ख्याल रखा। उसके अलावा कहते हैं कि लंदन ऑर्केस्ट्रा 1952 में लंदन ऑर्केस्ट्रा, अंग्रेज़ों को ये था कि ये इंडियन लोग ना तो म्यूज़िक पढ़ सकते ना लिख सकते जी, ये सिर्फ जो है ना बाय एयर जी, वो कानों से सुनते हैं और गा लेते और याद हैं, कर लेते हैं, और इसी तरह और याद जिस तरह करके- हमारे यहाँ कहते हैं कि सीना बसीना चलता है। जी हाँ, सीना बस एक सीना चलता है। हाँ, तो जब नौशाद साहब ने कहा जी मैं न सिर्फ ये कि लिखता हूँ, मैं म्यूज़िक पढ़ भी लेता हूँ, तो बाकायदा कहते हैं कि मुझे पहली दफ़ा एक इंडियन म्यूजिशियन को लंदन ऑर्केस्ट्रा ने इनवाइट किया। वो मुझे टेस्ट करना चाह रहे थे कि ये ऐसे ही कोई झूठ तो नहीं बोल रहे थे उनको, और वो बड़े हैरान हुए जब मैंने उनके साथ म्यूज़िक कंपोज किया। तो इतने अजीम इंसान थे। क्या बात, क्या बात। हमारी बात आज बहुत अच्छी रही और बड़ा ही मज़ा आया आपके साथ
कि दिल तो करता है कि आपके साथ गुफ्तगू करते रहें, लेकिन वक्त को भी मलहूज़ खातिर रखना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे इजाज़त भी ली जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो पाकिस्तान आने का, और दूसरा हमें अपनी यादें जो नौशाद साहब के साथ हैं वो शेयर करने का। आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने डॉक्टर अली साहब को देखा, उनकी बातें सुनी कि नौशाद साहब इनके घर में रहे, ये इनको एजाज़ हासिल है, और हमें एजाज़ हासिल है। हम इनसे गले मिलते हैं तो हमें नौशाद साहब की खुशबू मिलती है। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारे पास इस तरह मोहम्मद रफ़ी साहब से कोई मिलने वाला, नौशाद साहब से मिलने वाला, या दिलीप कुमार साहब से कोई मिलने वाला, मैडम नूरजहां साहिबा से, लता मंगेशकर साहिबा, आशा जी, यानी कि जितने भी सिंगर या कोई मौसीकार या जो भी कोई हमें कोई इस तरह का कोई अच्छा आदमी जिसके बाद यादें उनकी वाबस्ता है, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आखिरी बात कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेक स्टूडियो और मोबाइल आइकॉन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।